टाइम से जुड़ गए, बहुत अच्छे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता ही है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था? पिछली 2 क्लासेस से हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें आपको बताया गया था कि बीजीय व्यंजक जो होते हैं उनमें केवल समान पदों को ही हम जोड़ या घटा सकते हैं। असमान पदों को ना तो जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 5 प्लस वाई प्लस 3x। ये बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, ठीक है। अब हमें यह बीजीय व्यंजक एक दिया गया है कि इसे सॉल्व करके बताइए, या फिर ऐसे ले लेते हैं, चलिए 2x प्लस 5 हो गया, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा, 2x प्लस 5 हो गया है और एक हो गया है हमारा y प्लस 3x। ये 2 बीजीय व्यंजक हैं और हमसे कहा गया है कि इन दोनों को आप जोड़ के बताइए। तो चलिए जोड़ते हैं, जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले बताएंगे। अच्छा, नीरज शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। कोई भी बच्चा केवल तभी अनम्यूट करेगा जबकि आपका कोई डाउट है, ठीक है। बिना डाउट के आपको अनम्यूट नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस ब्रैकेट के बाहर क्या चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, या फिर कहें कुछ भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होता है। तो हमारे क्या अंदर के चिन्ह चेंज होंगे? क्या अंदर के चिन्ह चेंज नहीं होंगे। तो अंदर क्या है? 2x प्लस का है तो 2x आएगा, 5 भी प्लस का है तो प्लस का 5 आएगा। अब दूसरे ब्रैकेट को खोलते हैं, दूसरे ब्रैकेट के बाहर भी प्लस का ही चिन्ह है, तो अंदर के चिन्हों पर क्या कोई भी प्रभाव पड़ेगा? क्या कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। तो y यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का y आएगा, 3x भी प्लस का है तो 3x भी प्लस का ही आएगा। अब देखिए, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्या इसमें हमारे कोई समान पद है या फिर नहीं है। तो 2x है, क्या इसके समान कोई पद है, यानी कि जिसमें चर x हो और x की घात भी एक ही हो? तो देखिए, 5 तो नहीं है क्योंकि इसमें चर x नहीं है, y भी नहीं है। क्या 3x इसके समान पद होगा? क्योंकि 3x में चर भी x है और उसकी घात भी एक ही है। तो 2x और 3x समान पद हैं, इन्हें हम पहले एक साथ लिख लेते हैं, 2x प्लस 3x। ठीक है, बचे क्या? 5 और y, इनको हम लास्ट में लिख देते हैं, प्लस 5 प्लस y। चलिए अब जोड़ते हैं, 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 2x है 2x में 3 और x आ गए, तो टोटल कितने x हो जाएंगे? 5x। तो हमने यहाँ पर लिखा 5x प्लस 5 प्लस y का 5 प्लस y। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया है 5x प्लस 5 प्लस y। अब देखिए, यहाँ पर जो तीनों पद हैं, ये तीनों ही पद असमान हैं या फिर अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें और आगे नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि केवल समान पदों को जोड़ा जा सकता है, असमान पदों को हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो हम कहेंगे यही हमारा उत्तर होगा, इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, इसे आपको सॉल्व करना है फिर से और आपको आंसर करना है। अच्छा, एक बाहर प्लस, अच्छा एक मिनट, एक स्टूडेंट का डाउट आया है, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या बोल रहे हैं बेटा कि यदि एक बाहर प्लस का हो और अंदर माइनस का हो? देखिए, आप ऐसा सोच रहे हैं शायद, मान लीजिए, चलिए इसे ही लेते हैं, 2x प्लस 5 है, प्लस यहाँ पे होता माइनस का y और प्लस का 3x। ठीक है, माइनस वाई प्लस 3x होता, तो हम क्या करते? तो देखिए बेटा, अंदर के चिन्ह जब भी ऐसे कैसे ही रहते, माइनस का y है तो माइनस का y ही आता, प्लस का 3x है तो प्लस का 3x ही आता। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? बाहर यदि प्लस का है, ब्रैकेट के आगे प्लस भी है और अंदर माइनस भी है, तो कैसे होएगा सर? किसके आगे? दोबारा बताइए एक बारी। ये जो अभी ब्रैकेट के पास प्लस भी है और अंदर माइनस वाई भी है। हाँ, तो यही तो बताया, ब्रैकेट के बाहर यही वाला ना, ब्रैकेट के बाहर तो प्लस है और अंदर माइनस वाई है, तो माइनस का वाई आएगा। जैसे देखिए, इसके बाहर तो कुछ भी नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो ये तो पूरा एज इट इज आ जाएगा, 2x प्लस 5।
अब ये वाला देखिए, इस वाले ब्रैकेट के बाहर भी प्लस का ही चिन्ह है, तो अंदर के चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। y माइनस का है तो माइनस का y हो जाएगा, 3x प्लस का है तो प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, आया क्या समझ? यस सर। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे खुद से, सभी बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सर ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा, एक बार इसको फिर से आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करें और फिर पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करें, ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह सेम रहेंगे, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। सेकंड चीज, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप देखें कौन से समान पद हैं कौन से असमान पद हैं। समान पदों को एक साथ लिखेंगे, फिर यदि वो जुड़ रहे हैं तो जोड़ दें, घट रहे हैं तो घटा दें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा ईमानदारी से और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत अच्छे, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। सभी बच्चों को ट्राई जरूर करना है। लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूं प्रोसीजर, जो भी आपको इसमें काम आएगा। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्हों को एज इट इज रहने दें, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ब्रैकेट खोलने के बाद जो भी समान पद हैं उन्हें एक साथ लिखें, फिर यदि उनके चिन्ह समान है तो जोड़ दें, चिन्ह असमान है तो घटा दें। लास्ट 30 सेकेंड्स। किसी बच्चे को यदि टाइम कम लगता है तो आप टाइम के लिए भी बोल सकते हैं।
बेटा कुछ बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट 15 सेकेंड्स। अभी भी सभी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए पिछले 2 क्लासेस से हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको बेटा आना ही चाहिए। अच्छा चलिए कमेंट करके बताइए किस किस बच्चे को ये टॉपिक नहीं आता है, ईमानदारी से, क्योंकि काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। ईमानदारी से बताइए किस किस बच्चे को ये टॉपिक नहीं आता है। कमेंट में बता सकता है, मैंने कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया है अभी। अच्छा किसी भी बच्चे ने एन नहीं लिखा है, इसका मतलब सभी को आता है। तो बेटा फिर पोल सेक्शन में इतने कम आंसर क्यों आ रहे हैं? हाँ, आता है तो फिर ओके ठीक है, ईमानदारी से लिख दीजिए। देखिए जिस भी बच्चे को नहीं आता है वो ईमानदारी से लिख दीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपके चैप्टर का काम नहीं चलेगा। बेटा सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। ठीक है, 2 बच्चों को नहीं आता है और ओके 3 बच्चों को। अच्छा चीनू कुमार की आईडी से 2 स्टूडेंट हैं, मीना सैनी की आईडी से 2 स्टूडेंट हैं। बेटा आप तो पिछली 2 क्लासेस में थे ना, आप तो पिछली 2 क्लासेस से प्रेजेंट हैं। और दोनों ही क्लासेज में, इनफैक्ट पिछली क्लास में तो ये मैंने रिवीजन ही कराया था पूरा इस टॉपिक का। आपने घर जाके रिवाइज किया क्या? अच्छा घर जाके रिवाइज भी नहीं किया? क्यों नहीं किया, एक बार ही अनम्यूट करके बताएंगे। टाइम नहीं मिला? ओके। एंड चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा भी तो संडे गया है, कल ही संडे था, संडे को तो टाइम मिला होगा ना? चलिए इस क्वेश्चन के लिए लास्ट 15 सेकंड्स और वेट कर रहे हैं। जो भी बच्चा आंसर करना चाहता है अभी पोल सेक्शन में आंसर कर सकता है। हाँ जी आंसर अभी सॉल्व कर रहे हैं, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा अभी सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट 10 सेकंड्स रिमेनिंग। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए जिन भी बच्चों को समझ में आ गया है या फिर नहीं आया है, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। हमें 2 बहुपद दिए गए हैं, या फिर अभी के लिए कह लीजिए 2 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं। 3a माइनस बी प्लस 4 और एक है a माइनस बी। और बीच में क्या है, बीच में है माइनस का चिन्ह। बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यह ब्रैकेट ओपन करने हैं। दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करने हैं, जहां भी ब्रैकेट हो जाए सबसे पहले उसे ओपन करें। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है बॉडमास का नियम, BODMAS। इसमें सबसे पहले आता है आपका ब्रैकेट, यानी कि कोष्टक को सॉल्व कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखिए इस ब्रैकेट के बाहर तो कुछ भी चिन्ह नहीं है, या फिर कह सकते हैं कुछ भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। तो हम इसके क्या अंदर के चिन्ह बदलेंगे क्या? नहीं, अंदर के चिन्ह नहीं बदले जाएंगे। तो इस पहले वाले ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो एज इट इज ओपन होगा। ठीक है, अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। 3a है तो 3a, माइनस का b है तो माइनस का b, प्लस का 4 है तो प्लस का 4। अब आते हैं दूसरे ब्रैकेट पर। दूसरे ब्रैकेट के बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का। दूसरे ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। अब देखिए अंदर a किसका है, प्लस का है, तो a हो जाएगा माइनस का। और b किसका है, b माइनस का है, तो b हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहां तक तो हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, समान पद कौन कौन से हैं।
तो देखिए 3a सबसे पहला पद यही है, इसके समान पद कौन सा है? तो 3a है, ऐसा पद देखें जिसमें a हो और a की घात भी एक ही हो, तो क्या है? माइनस का a। ये दोनों समान पद हैं, तो इन्हें हम नीचे एक साथ लिख लेते हैं। चलिए 3a और यह माइनस का a है, तो माइनस का a। उसके बाद देखिए माइनस का b, माइनस के b के जैसा कौन सा पद समान है? तो माइनस के b के जैसा मुझे दिख रहा है प्लस का b, तो इन्हें मैं एक साथ लिख देता हूं, माइनस का b प्लस का b। और फिर बचा हुआ क्या है? प्लस का 4, तो इसे सबसे लास्ट में लिख देते हैं प्लस का 4। ठीक है, चलिए अब देखिए 3a में से एक a को घटाएंगे, 3a माइनस a है, यानी कि 3a में से एक a को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2a। 3a में से एक a को घटाया तो बचा हमारा 2a। ठीक है, फिर माइनस का b है, प्लस का b है, एक b में से एक b को घटाया तो क्या बचा? 0। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं b से b कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 0, और प्लस का 4 तो प्लस का 4। ठीक है, तो 2a प्लस 4 आपका सही उत्तर होगा। 2a प्लस 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अच्छा बेटा देखिए मैं नोटिस कर रहा हूँ कुछ बच्चे है ना क्लास के दौरान क्लास को छोड़कर जाते रहते हैं, फिर दोबारा क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो प्लीज ऐसा नहीं करें। यदि आप छोड़ के जाएंगे फिर से आएंगे तो आपको डिस्टर्ब होगा और आपके कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिया था, सेम ही क्वेश्चन। अभी एक स्टूडेंट ने बोला भी था, वो मुझे पता है, यह क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी दिया था। मैंने इस बार इसलिए दिया है कि इस बार तो सभी बच्चे सही करेंगे, लेकिन बच्चों ने सही नहीं किया है, इनफैक्ट काफी बच्चों ने आंसर भी नहीं किया है। बेटा इसका एक ही मतलब निकलता है कि शायद आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं घर पर। कुछ बच्चे कर रहे हैं, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज आप पढ़ाई शुरू करें। आपकी 10th बोर्ड की परीक्षाएं भी ज्यादा दूर नहीं है, फरवरी या मार्च में आपकी परीक्षाएं होती है, तो लगभग लगभग मैक्सिमम 3 महीने बचे हुए हैं। मैक्सिमम बता रहा हूं, शायद पूरे 3 महीने भी नहीं बचेंगे। ठीक है, तो आपको बेटा थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, पढ़ाई को अच्छे से करना होगा। चलिए, तो इसका उत्तर आ गया है हमारा ऑप्शन डी। और जिन भी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए हैं, वो या तो मुझसे क्लास के बाद में पूछ सकते हैं, या फिर पिछली 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्योंकि मैं फिर से बता देता हूं, मैं कम से कम भी नहीं तो यह 10 बार बता चुका हूं आपको कि यह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपको ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आएगा, आपका हमेशा ही परेशानी होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। तो देखिए बहुपद होता क्या है? अभी तक हमने पढ़ रहे थे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में हमने क्या देखा? बीजीय व्यंजक में 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले एक चर होना चाहिए, उसके बाद एक अचर होना चाहिए, और उसके बाद क्या होनी चाहिए? उसके बाद हमारी संक्रियाएं होनी चाहिए। संक्रिया इसका मतलब ऑपरेशन, प्लस माइनस गुणा भाग, यह होना चाहिए। तो जिस भी व्यंजक में ये तीनों चीजें हैं वह हमारा बीजीय व्यंजक होगा, जिसमें नहीं है वह बीजीय व्यंजक नहीं होगा। उदाहरण के लिए चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, x प्लस वाई। तो क्या यह बीजीय व्यंजक है? चलिए आप बताइए, x प्लस वाई क्या यह एक बीजीय व्यंजक है क्या? y और n लिखकर बताइए। यदि बीजीय व्यंजक है तो y लिखेंगे, और नहीं है तो n लिखेंगे। सभी बच्चे बताएं, y और n लिख के, क्या यह एक बीजीय व्यंजक है x प्लस वाई? क्या x प्लस वाई एक बीजीय व्यंजक है? कमेंट करके बताना है y और n लिखकर। ओके, अच्छा कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। अच्छा, एक जो भी बच्चे बेटा लेट जुड़ते हैं ना, आप क्लास के बाद यदि जुड़ते हैं, लेट जुड़ते हैं, तो आप गुड इवनिंग वगैरह वो सब लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, आप सीधा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। सभी बच्चे आंसर करें बेटा, बाकी के बच्चे क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं?
x प्लस वाई, क्या यह एक बीजीय व्यंजक है या नहीं है? यदि है तो y लिखेंगे, नहीं है तो n लिखेंगे। ओके, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं, कमेंट में आंसर करें। चलिए ठीक है, तो देखिए यह बिल्कुल हमारा एक बीजीय व्यंजक है। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर इसमें अचर तो है ही नहीं, तो बेटा इसको देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपको बताया गया है 1 गुणा x प्लस वाई गुणा 1, तो 1 गुणा में तो हमेशा ही रहेगा, तो यह आ गया हमारा अचर, तो इसलिए यह भी एक बीजीय व्यंजक है। अब हम आते हैं बहुपद पर, कि बीजीय व्यंजक और बहुपद में आखिर फर्क क्या होता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक या फिर कहें बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में जो हमारे चर होते हैं ना, यानी कि जो भी अंग्रेजी के अक्षर होते हैं एक्स वाई ए बी, उनके सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अच्छा, अब इससे क्या मतलब है, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक तो उदाहरण हो गया x प्लस वाई, और एक हो गया हमारा अंडर रूट एक्स प्लस वाई, या फिर इसको अभी आसान भाषा में मैं ऐसे लिख देता हूं, x की घात 1/2 प्लस वाई। ये दोनों ही बीजीय व्यंजक हैं, क्योंकि दोनों में ही चर है, अचर है, और हमारी ऑपरेशन यानी कि संक्रिया भी है। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कि इसमें से बहुपद कौन सा है, यह बताइए। तो बहुपद होने के लिए क्या चाहिए, जो चर के हमारे घातांक हैं वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब चर क्या है हमारा, यहाँ पे x है, यहाँ पर y है। चर की घात कितनी है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 1 है। ठीक है, तो चर की घात 1 है और y की घात 1 है। एक क्या हमारी पूर्ण संख्या है क्या? बिल्कुल, एक हमारी पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जो पूर्ण नंबर होते हैं या फिर पूर्ण संख्या होती है वह 0 से शुरू होती है और आगे तक चलती रहती है। तो एक तो इसके बीच में आ जाता है, तो इसलिए ये दोनों ही, एक और एक हमारी पूर्ण संख्या है, यानी कि हमारे जो दोनों चर हैं x और y, उनके घातांक पूर्ण संख्या है। और यदि पूर्ण संख्या है तब यह बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद होगा। ठीक है, हाँ जी, किस्मत कुमारी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने हैंड रेज किया है, कुछ डाउट है क्या? सर एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया गया है कि बहुपद होने के लिए जो बीजीय व्यंजक होता है ना, कोई भी बीजीय व्यंजक हो, उसमें जो चर हैं उसकी हमें घात देखनी है। चर की घात यदि आपकी पूर्ण संख्या है तब तो वह बहुपद होगा, और यदि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और आगे तक चलती रहती हैं, जैसे कि 0 1 2 5 7 15 20 25 45, ये सारी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण हमने लिया x प्लस वाई, इसमें देखते हैं हमारे चर कौन से हैं। सबसे पहले यह तो हमने देख लिया बीजीय व्यंजक तो है, अब हमें पता लगाना है क्या यह बहुपद भी है या नहीं है। तो इसमें चर कौन से हैं, दोनों ही चर हैं, x भी चर है और y भी चर है। इन दोनों की घात को देखें, दोनों की घात 1 1 है और यह हमारी पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब यह जो बीजीय व्यंजक है यह हमारा एक बहुपद होगा। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं, x की घात 1/2 प्लस वाई, क्या यह हमारा एक बीजीय व्यंजक है क्या? बीजीय व्यंजक में चर, अचर और हमारी संक्रिया होनी चाहिए, वो तो तीनों चीज है इसमें, तो यह बीजीय व्यंजक तो है। अब देखना है क्या यह बीजीय व्यंजक बहुपद है क्या? बहुपद के लिए चर की सभी घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर y की घात क्या है? 1 है, और x की घात है 1/2। तो क्या हमारी पूर्ण संख्याओं में कहीं पे भी 1/2 आता है? नहीं आता। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, भिन्न होती है, तो इसलिए यह हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह हमारा बहुपद नहीं होगा। ऊपर वाला बहुपद क्यों हुआ? क्योंकि चर के दोनों घात जो थी वह पूर्ण संख्या थी, जबकि नीचे चर की जो भी घात है वह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए वह बहुपद भी नहीं है। ठीक है, तो आपको बीजीय व्यंजक और बहुपद में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सा बीजीय व्यंजक है और कौन सा बहुपद होगा। आगे हम एक और चीज पढ़ेंगे, समीकरण, तो उसमें भी एक चीज आएगी,
तो इन तीनों चीजों में आपको बिल्कुल क्लियर रहना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर बीजीय व्यंजक कौन सा होता है, समीकरण कौन सा है, बहुपद कौन सा है। ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको लिखकर दिया गया है 3√a प्लस √b, या फिर इसको ऐसे ले लेते हैं, b की जगह ना ऐसे लिख रहा हूं मैं इसको 3√b। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अच्छा सॉरी, बीच बीच में है ना मुझे खांसी आ रही है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसकी वजह से। तो देखिए 3√a प्लस b के ऊपर क्या लिखा हुआ है, b के ऊपर यह बना हुआ है घनमूल। जैसे a के ऊपर क्या बना हुआ है, वर्गमूल स्क्वायर रूट, ऐसे ही यह b के ऊपर बना हुआ है घनमूल यानी कि क्यूब रूट, ठीक है। तो देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है क्या यह बीजीय व्यंजक है क्या। बीजीय व्यंजक के लिए क्या चाहिए, चर चाहिए। चर है हमारे पास a और b, अचर हमेशा होते ही हैं और हमारी संक्रिया होती ही है, तो यह है हमारा बीजीय व्यंजक। अब हम बात आते हैं बहुपद पे कि क्या बहुपद है क्या। तो बहुपद के लिए हम क्या देखेंगे, चर की घात पूर्ण संख्या है क्या। तो चर क्या है यहाँ पर a और b, अब इनकी घातें देखनी है, क्या इनकी घात पूर्ण संख्या है क्या। तो देखिए बेटा आपको बताया गया था जो वर्गमूल होता है इसका मतलब होता है घात 1/2, और जो घनमूल होता है इसका मतलब होता है घात 1/3, ठीक है। ये दो मतलब होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, a के ऊपर वर्गमूल है तो इसे मैं ऐसे लिख दूं 3a की घात 1/2 प्लस b के ऊपर क्या है घनमूल है, तो इसका मतलब क्या हो गया b की घात 1/3। अब देखिए क्या यहाँ पे चर की जो हमारी घात है वह पूर्ण संख्या है। यहाँ पे तो 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है। तो क्या चर की घात हमारी पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। तो चर की घात हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह हमारा बहुपद भी नहीं होगा, ठीक है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए। दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुपद क्या होगा और बीजीय व्यंजक क्या होगा। बेटा सभी बच्चे, एक एक बच्चा कमेंट करके बताएगा कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। फिर देखिए क्वेश्चन दिए जाएंगे तो सभी बच्चों को सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर बाद में ये नहीं बोलना है कि सर समझ नहीं आया था। यदि समझ नहीं आया है तो आप अभी बता सकते हैं। सभी को क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अच्छा एक और पॉइंट कि हम पॉलिनोमियल या फिर बहुपद को, अच्छा रईस अहमद की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा कहाँ पर दिक्कत है, एक बारी आप बीच में क्लास को छोड़कर चले गए थे शायद, इस वजह से आपको समझ में नहीं आया होगा। एक बार कहाँ पर दिक्कत है बताएंगे, अनम्यूट करके बता दीजिए। रईस अहमद की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए बेटा कहाँ पर दिक्कत है। आपको बस चर की घात देखनी है, चर की घात यदि पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, चर की यदि सभी घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद भी नहीं है, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात है। चलिए और आपको अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। अच्छा एक और चीज कि देखिए आपने अक्सर देखा होगा, चलिए ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं पहला, 7x+1। इधर देखिए रईस अहमद की आईडी से, अच्छा घनमूल वाला आपको समझ में नहीं आया। बेटा घनमूल में देखिए क्या दिया हुआ था, यहाँ पे घनमूल को आपको पता होगा इस तरीके से सिंबल होता है और यहाँ नीचे छोटा 3 लिखा होता है, यह आपका घनमूल का सिंबल होता है। इसके अंदर b लिखा था, तो मैंने इस घनमूल को हटा करना, घनमूल का मतलब क्या होता है, किसी का भी घनमूल निकालना है इसका मतलब होता है उसकी घात 1/3। तो b का घनमूल था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया b की घात 1/3, ठीक है। घनमूल का मतलब ही यही है कि उसकी घात 1/3 होगी। अब देखिए यहाँ पे b की घात क्या पूर्ण संख्या है क्या, 1/3 पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए हमने कहा कि यह हमारा बहुपद भी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ क्या। हाँ जी, रईस अहमद की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 7x+1। यह सबको पता है बीजीय व्यंजक तो है क्योंकि हमें चर यहाँ पर दिख रहा है, तो बीजीय व्यंजक तो है। अब देखते हैं बहुपद है क्या। x है यहाँ पे केवल चर, x की घात कितनी है 1 है,
एक हमारी एक पूर्ण संख्या है, एक हमारी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है, अरे बेटा चर अचर क्या होता है, चर अचर तो हमने सबसे पहले पढ़े थे। चर होता है एक्स वाई जेड ए बी सी। चर अचर हमने सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग ही वहीं से की थी। चर का मतलब है जो भी आपकी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं वह होते हैं चर। और अचर क्या होती है, जो आपकी गणित की संख्याएं होती हैं। तो जहां पर भी आपको गणित की संख्या दिखे वह अचर है, और जहां पर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिखें, एक्स वाई जेड ए बी सी जेड क्यू पी क्यू आर कुछ भी दिखे, वह सारे आपके चर हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, तो देखिए चर क्या है, यहाँ पे x है, इसकी घात 1 है और यह एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब यह हमारा एक बहुपद होगा। ठीक है, यह हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। अब देखिए बात आती है, आपने काफी बार ऐसा देखा होगा, इनको लिखा हुआ पी वाई या फिर क्यू एक्स हो गया या फिर आर टी हो गया, इस तरीके से बहुपदों के आगे आपने लिखा हुआ देखा होगा। अब यह क्या होता है या फिर इनका मतलब क्या होता है? तो देखिए होता कुछ नहीं है, बस बहुपद को दर्शाने का एक तरीका होता है। बहुपद को, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम बहुपद को नाम दे रहे हैं एक। ठीक है, मान लीजिए मुझे दो बहुपद दिए गए हैं, ऐसे ही ले लेता हूँ 7x+1 और y² - 2y+1। तो हम कैसे दिखते हैं, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं पी लिखें। पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल। पी का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल। और ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में होगा जो भी इस पॉलिनोमियल में हमारा क्या है, इस पॉलिनोमियल में जो हमारा चर है, तो वह हमारा यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो 7x+1 है और ब्रैकेट में क्या हो गया है, इसलिए हमने क्या लिखा है, p और ब्रैकेट में x। इसका मतलब क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें चर x है, तो वह हो गया 7x+1। इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, p ब्रैकेट में y, क्योंकि यहाँ पे चर क्या है, यहाँ पे आपका चर है y। ठीक है, अब मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए कोई इस तरीके का है x² - 2y + 3z+2। मान लीजिए यह हमें बहुपद दिया गया है। अब यह बहुपद दिया गया है तो इसको p लिखा, p मतलब पॉलिनोमियल। अब ब्रैकेट में क्या लिखें, इसमें तो तीन चर हैं, तो इन तीन चरों को ऐसे लिख देंगे x, y, z। इसका मतलब क्या है, इससे हमें यह पता लग रहा है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है या फिर जो हमारा बहुपद है उसमें चर कौन कौन से हैं, x है, y है और z है। कुछ नहीं, बस लिखने का एक तरीका है। ठीक है, अब काफी बार ऐसा हो जाता है कि उदाहरण के लिए ये लिख लीजिए x² - 2x + 3x दिया, 2x + 3 दिया गया है। ठीक है, और एक और हमें क्या दिया गया है, x - 5 यह दिया गया है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, क्या इसको भी px लिख दूं और इसको भी px लिख दूं, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे भी px और यहाँ पे भी px, दोनों का नाम एक ही हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं, इस px को ना लिख के फिर हम p की जगह कुछ और लिख देते हैं, मान लीजिए qx लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हम चर को तो बदल नहीं कर सकते, चर तो x ही है, x तो सेम रहेगा, तो हम आगे वाले को चेंज कर देते हैं, px की जगह qx लिख दिया, rx लिख दिया, tx लिख दिया, फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे भी आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, अंदर चर लिखा हुआ है सभी के, और बाहर आप जनरली कोशिश करें p लिखें या फिर कुछ और भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे तीसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो QT लिख कर दिया गया है, अंदर क्या लिख के दिया गया है, QT लिख कर दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि बहुपदों के कितने प्रकार होते हैं। तो बहुपदों को देखिए दो भागों में या फिर हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला आधार हमारा क्या होगा, बहुपदों को डिवाइड करने का। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, पदों की संख्या के आधार पर, कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं।
तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब देखिए आप वैसे समझ जाएंगे, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। एक पदी बहुपद से क्या मतलब है? जिस बहुपद में केवल एक पद हो वह होगा एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में दो पद हो वह होगा द्विपदी बहुपद, और जिस बहुपद में 3 पद हो वह होगा त्रिपदी बहुपद। ठीक है, चलिए एक एक उदाहरण लेकर समझते हैं। एक पदी बहुपद से क्या मतलब है? मान लीजिए 2x है, तो 2x में कितने पद हैं इस बहुपद में? सबसे पहले चेक करें यह बहुपद है भी या फिर नहीं। x है, x की घात कितनी है? 1 है, और 1 हमारा जो है वह हमारी एक पूर्ण संख्या है, इसलिए 2x हमारा बहुपद तो है। ठीक है, अब इसमें पद देखिए, तो इसमें कहीं भी प्लस माइनस नहीं है, यानी कि पद अलग नहीं होगा, क्योंकि पदों को प्लस और माइनस के चिन्ह के द्वारा ही अलग किया जाता है। तो 2x हमारा क्या है? केवल एक पद है, इसलिए यह हमारा एक पदी बहुपद होगा, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोनोमियल। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए द्विपदी पे आते हैं, तो 2x है, इसमें मान लीजिए मैं लिख देता हूं माइनस का 3, तो 2x माइनस 3। अब इसमें देखिए कितने पद हो गए? एक पद तो हो गया 2x, दूसरा पद हो गया माइनस का 3, तो टोटल कितने पद हो गए? टोटल 2 पद हो गए हैं, 2x और -3, तो यह हमारा द्विपदी बहुपद होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें मैं ऐसे लिख देता हूं 2x - 3 + y, तो इसमें कितने पद हैं इस बार? इसमें एक तो हो गया 2x, एक हो गया -3, एक हो गया प्लस का y, तो इसमें टोटल 3 पद हो गए, तो यह हो गया हमारा त्रिपदी बहुपद। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, कि ऐसा नहीं है कि यदि 3 पद के बाद कोई बहुपद आता है या फिर किसी बहुपद में 3 पद से अधिक पद है तो वह चतुर्पद हो जाएगा या पंचपद हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। 3 पदों के बाद यदि अधिक वाला कोई बहुपद है तो उसे हम सिंपली बहुपद ही कहेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको दिया जाता है 2x + 3y + 4z - 5, बताइए यह कौन से प्रकार का बहुपद है? तो इसमें टोटल 4 पद हमें दिख रहे हैं, 3 से अधिक पद हैं, तो हम कहेंगे कि यह हमारा बहुपद ही है, इसका कोई अलग से नाम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या सभी को? सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आया, बहुत अच्छे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, जब भी आपसे बहुपद का प्रकार पूछा जाता है तो आपको ये जरूर पता करना है कि वो बहुपद हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों ही जो हमें नीचे लिखे गए हैं उसमें सभी जो चर हैं उनकी घात जो है वह एक पूर्ण संख्या है। तो कोई भी यदि आपको बीजीय व्यंजक दिया जाता है, सबसे पहले चेक करें कि वह एक बहुपद है, और फिर आप उस बहुपद के प्रकार का पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे? पदों की संख्या देखें और फिर बहुपद के प्रकार का पता लगाएं। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पद ही कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हो गया 7x हो गया है, y हो गया है, -3t हो गया है, तीनों में ही एक एक पद है, ये तीनों आपके एक पदी के उदाहरण है। फिर आता है कि द्विपदी। द्विपदी में क्या होता है? उसे द्विपद कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? 7x + 1 है, y - 3 है, -3t + t² है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पद हैं, प्रत्येक बहुपद में 2 पद हैं, तो यह हमारे द्विपदी कहलाएगा। ठीक है, और जिस बहुपद में 3 पद होंगे उसे त्रिपदी कहेंगे। उदाहरण के लिए 7x + y + 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3, तो टोटल 3 पद हैं, तो यह हमारे त्रिपदी बहुपद के उदाहरण हैं। तीनों को ही आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब यदि किसी बहुपद में 3 से अधिक पद उपस्थित हैं तो आपको बताया गया है उसे फिर हम साधारण बहुपद ही कहेंगे। ठीक है, यदि किसी बहुपद में 3 से अधिक पद हैं तो हम साधारण बहुपद ही कहेंगे। इन सभी में आप देख सकते हैं इसमें 4 पद हैं, 1 2 3 और 4। इसमें भी 4 हैं, 1 2 3 4, तो ये भी 4 पद हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 पद हैं। तो इसमें 3 से अधिक बहुपद हैं
3 से अधिक पद हैं तो इन्हें हम साधारण बहुपद ही कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपको सॉल्व करना है, पूल सेक्शन में आंसर करना है। क्या अंडर रूट वाई एक बहुपद है क्या? यदि आपको बहुपद की परिभाषा पता है, आपको समझ में आया है अच्छे से, तो आप तुरंत ही इसका आंसर कर सकते हैं। क्या अंडर रूट वाई एक बहुपद है? सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? सभी बच्चे सॉल्व करें। अच्छा, ध्यान से सोच समझ कर सॉल्व करें, समय आपके पास पर्याप्त है। बेटा बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें, सोच समझ कर सॉल्व करें। इसके लिए आपके पास 1 मिनट है, पर्याप्त समय है, आप आराम से सॉल्व करें सोच कर। बेटा सभी बच्चे सॉल्व करें। कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट 30 सेकेंड्स। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आपको बताया गया है बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की सभी घात क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। तो देखिए क्या यहाँ पे चर की सभी घात पूर्ण संख्या है क्या? वर्गमूल का मतलब क्या होता है यह भी आपको बताया गया है। लास्ट 15 सेकेंड्स। बेटा कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, प्लीज सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। देखिए आपको क्या बताया गया था, बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर होता है उसकी सभी घात पूर्ण संख्या हो, तब तो वह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। और पूर्ण संख्या क्या होती है? एक जो 0 से शुरू होती है और आगे तक चलती रहती है, वह पूर्ण संख्या होती है। हमें क्या दिया गया है? अंडर रूट वाई। सबसे पहले तो ये पता लगाइए क्या यह बीजीय व्यंजक है। हमने बस चर को देखा, यदि कहीं पे चर है तो वह बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो यहाँ पे चर है, इसका मतलब यह बीजीय व्यंजक तो है, तो बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक देखिए वर्गमूल लिखा है, y के ऊपर क्या बना हुआ है? वर्गमूल का चिन्ह बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसकी घात कितनी होगी? वर्गमूल का मतलब ही होता है उसकी घात 1/2। तो यहाँ पर y की घात क्या होगी? 1/2। अब क्या 1/2 जो है वह पूर्ण संख्या है क्या? नहीं,
जो 1/2 है वह पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब इस बीजीय व्यंजक में जो चर है y, इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए यह एक बहुपद भी नहीं है, यह केवल एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इसका सही उत्तर होगा। चलिए, तो इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 33, आपको बताना है कि क्या यह बहुपद है क्या, और यदि बहुपद है तो किस प्रकार का बहुपद है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 33। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, यह गलत नहीं करना है। 3y आपको दिया गया है, आपको बताना है किस प्रकार का बहुपद है। यदि इसमें एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, तीन पद है तो त्रिपदी, और यदि ये बहुपद ही नहीं है तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। या फिर आपको लगता है इसमें 3 से अधिक पद हैं तो भी ऑप्शन डी होगा। चलिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स, आखिरी 30 सेकंड वेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो आंसर नहीं कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। अच्छा, अभी अपन है ना एक काम किया करेंगे, जो भी रिजल्ट होता है ना पोल सेक्शन में, वो आपको अगली क्लास से दिखाया जाया करेगा। सभी बच्चों को उनका पोल रिजल्ट दिखाया जाया करेगा कि कितने बच्चे आंसर करते हैं, कितने सही करते हैं, कितने नहीं करते हैं। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स, आखिरी 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। आपको बताना है जो 3y है वह किस प्रकार का बहुपद है। यदि इसमें केवल एक पद है तो एक पदी, रटने की जरूरत ही नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है। एक पदी है तो एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, तीन पद है तो त्रिपदी। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चा इस पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं इस क्वेश्चन का, कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या दिया गया है 3y, इसका मतलब क्या होता है 3 गुणा y। कुछ बच्चों को लग रहा हो कि सर ये तो दो पद हो गए, तो बेटा ये दो पद नहीं है, पदों को प्लस और माइनस के चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है, ना कि गुणा के चिन्ह के द्वारा। ठीक है, तो यह आपका एक ही पद है पूरा। हाँ, यदि ये ऐसे लिखा होता 3 - y या फिर 3 + y, तब ये दो पद हो जाते आपके। ठीक है, 3 और -y या फिर 3 और +y, तब आपके ये दो अलग अलग पद होते, तो आपका उत्तर होता द्विपदी। लेकिन अभी इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, केवल एक ही पद है, तो यह होगा एक पदी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए, एक पदी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा जो भी बच्चे क्लास को जल्दी छोड़कर जा रहे हैं प्लीज नहीं जाएं, अदरवाइज फिर आपके कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा।
लास्ट 30 सेकंड्स और वेट कर रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले चेक करें क्या यह बहुपद है, और है तो उसमें कितने पद हैं, उसके आधार पर आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए वैसे तो बहुत ही आसान है। क्या दिया गया है? Z³ -7 Z² -Z। यहाँ पे आपको पता है प्लस और माइनस के चिन्ह के द्वारा पदों को अलग किया जाता है। तो एक पद तो हो गया यह Z³, एक पद हो गया माइनस का Z7 Z² और एक पद हो गया माइनस का Z। तो टोटल कितने पद हो गए? टोटल 3 पद हो गए। तो त्रिपद हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अच्छा, मैंने एक चीज मिस कर दी है। मैंने सबसे पहले यह चेक नहीं किया क्या यह बहुपद है या फिर नहीं है। तो क्योंकि मुझे पता था चलिए इस क्वेश्चन में तो यह बहुपद है, फिर भी हमारा फर्ज बनता है हम एक बार चेक करें। ठीक है, तो देखिए z की घात कितनी है? 3 है। इस z की घात कितनी है? 2 है। इस z की घात है 1। तो तीनों ही क्या हमारी पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल तीनों हमारी पूर्ण संख्या है। तो जो भी चर है z, उसकी सभी घात पूर्ण संख्या है। तो यह एक बहुपद है, और क्योंकि बहुपद में 3 पद हैं तो इसलिए वह एक त्रिपद बहुपद होगा, त्रिपदी ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन 35, यह आपके लिए होमवर्क है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।